इस वीडियो में मैं सोराइसिस यानी चंबल की 3 बेहतरीन रेमेडीज बताने जा रहा हूं। अगर आप सोराइसिस का शिकार हैं तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत आसान रेमेडीज हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं। नॉन टॉक्सिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोराइसिस यानी चंबल एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस्म अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करने लगता है। एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल प्रोटीन्स हैं जो हमारा मुदाफाती निजाम हमारे सेल्स और टिश्यूज को वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए पैदा करता है। और ऐसा भी होता है कि किसी वजह से इन सेल्स का जिनियाती मादा तब्दील होने की वजह से, इनकी साख तब्दील होने की वजह से एंटीबॉडीज इन सेल्स और टिश्यूज को वायरस और बैक्टीरिया समझकर इन पर अटैक कर देती हैं और इसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सोराइसिस में जिल्द के कुछ हिस्सों के सेल्स जिन्हें आम हालात में बॉडी 28 से 30 दिनों में तब्दील करती है, इसमें ये अमल हर 3 से 5 दिन में होने लगता है। सेल्स तेजी से बनते और तब्दील होते हैं जिसकी वजह से जिल्द सुर्ख और स्केली हो जाती है। ड्राई स्किन के छिलके बन जाते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं और ऐसा टी सेल डिसफंक्शन की वजह से होता है। टी सेल्स फंक्शंस में खराबी की वजह से होता है। टी सेल्स हमारे मुदाफाती निजाम का भी हिस्सा है। इनकी बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पे जो टी सेल मसला पैदा करता है वो है TH17 सेल। सोराइसिस में TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अपने काम को तेज कर देते हैं और TH17 वो सेल्स हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह बनते हैं। दूसरी तरफ टी सेल्स की एक और किस्म है जिसे टी रेगुलेटरी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। सोराइसिस यानी चंबल में TH17 सेल्स का लेवल बढ़ जाता है और टी रेगुलेटरी सेल्स का लेवल कम हो जाता है, यानी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स का फंक्शन बढ़ जाता है और बीमारी से लड़ने वाले सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। सोराइसिस में अल्टर्ड माइक्रोबायोम एक और वजह है। बॉडी के फ्रेंडली बैक्टीरियाज की तादाद कम हो जाती है। ये डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से और बुरे लाइफस्टाइल की वजह से। गट माइक्रोबायोम मैदे और आंत में रहने वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया, सोर थ्रोट गले में इन्फेक्शन की वजह से, स्पेसिफिकली स्ट्रेप थ्रोट फ्रेंजाइटिस या किसी और इन्फेक्शन की वजह से माइक्रोबायोम अल्टर्ड हो जाते हैं, अपनी साख बदल लेते हैं, फायदेमंद से नुकसानदेह हो जाते हैं और टी सेल डिसफंक्शन की वजह बनते हैं। विटामिन डी TH17 सेल्स को इनएक्टिवेट करता है, इनकी फंक्शनिंग को रोकता है। अब अगर आप इस पर रिसर्च करें और कुछ लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान्स में सोराइसिस में सिंथेटिक कोर्टिसोल प्रेडनिसोन की फॉर्म में दिया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कोर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाने के लिए, और सोराइसिस में विटामिन डी लेवल्स डाउन रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही बात इस स्टडी में की गई है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है कि विटामिन डी नेचुरल प्रेडनिसोन की तरह एक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोराइसिस यानी चंबल सर्दियों में ठंड में और सीवियर हो जाती है क्योंकि विटामिन डी लेवल बॉडी में डाउन रहते हैं। सर्दियों में हवा खुश्क हो जाती है, हवा की नमी खत्म हो जाती है, सनलाइट एक्सपोजर जिस्म को धूप नहीं लगती, रूटीन चेंज होने की वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से, डाइट चेंज हो जाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है, ओवरऑल डिप्रेशन बढ़ जाता है जो कि वजह बनता है सोराइसिस के सीवियर होने की। दूसरे नंबर पे है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल से ना सिर्फ आपको विटामिन डी और विटामिन ए मिलता है, इसके साथ साथ इसमें आपको DHA और EPA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। ओमेगा 3 बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है। और तीसरे और आखिरी नंबर पे है बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स विटामिन डी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। रिसेप्टर्स सेल्स पे मौजूद छोटे छोटे गेट्स हैं जो खुलते और बंद होते हैं और इनका खुलना और किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट का इन गेट्स के जरिए उस सेल में जाना रिसेप्टर एक्टिवेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और उसमें विटामिन डी मौजूद है तो जैसे ही ये खाना छोटी आंत में जाता है तो गॉल ब्लैडर या पित्ता बाइल साल्ट्स खारिज करता है। बाइल साल्ट्स खाने की तोड़फोड़ कर इसमें से विटामिन डी पैदा करते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। विटामिन डी छोटी आंत के सेल्स में जज्ब हो जाता है और सेल्स के अंदर तक जा पाता है। तो अब यहाँ इन रिसेप्टर्स पे कोई रेजिस्टेंस या रुकावट मौजूद है जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म कि किसी बीमारी की वजह से इन रिसेप्टर्स में जिनियाती तब्दीली हो गई है, इनकी साख बदल गई है, विटामिन डी सही से जज्ब नहीं हो पा रहा, विटामिन डी के लिए ये गेट खुल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे बाइल साल्ट्स अपना काम करते हैं। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और बाइल साल्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं TH17 सेल्स को कंट्रोल करने में और बाइल साल्ट रेगुलेट करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स को, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जो बाइल साल्ट मैं रिकमेंड करता हूं वो है टडका। एम्प्टी स्टमक खाली पेट 3 से 4 कैप्सूल आप ले सकते हैं और खाने से पहले इसलिए ताकि इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और लास्ट में 2 चीजें, फास्टिंग रोजा रखें, लंबा रोजा रखें और कोशिश करें कि ग्लूटेन फ्री डाइट लें क्योंकि सोराइसिस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सीलियक डिजीज की तरफ बात जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।